तो देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए किसका, एरिया। सबसे पहले इसमें बेसिक पढ़ाया गया है एरिया के बारे में। जब एरिया हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेन यहाँ से कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। वास्तव में बता दें इस चैप्टर में हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बात क्या होती है, टॉपिक है। मेन लॉ क्या है हम लोग का, गॉस लॉ। सच्चाई यहाँ से पता चलेगा कि वास्तव में गॉस लॉ के द्वारा ही डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा फिर हम डिफाइन करते हैं फोर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कूलॉम। बस में के लिए लेकिन मेन मुद्दा है गॉस लॉ। गॉस लॉ के द्वारा पहले निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सहारे हम लोग कहाँ निकाले थे, फोर्स कि चार्ज गुने इंटेंसिटी बराबर फोर्स। तो टोपिया सीधा नहीं वो जल्दी दे। तो इसमें यही पढ़ाया गया है एरिया के बारे में। किसके बारे में, हम लोग एरिया के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया। क्या बात करेंगे, सरफेस एरिया। सुनिए अभी, एरिया एक ज्यामिति है, एरिया एक ज्योमेट्री है। बस जैसे कि हम लिखते हैं कि एक आयत है, ये एक तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने तक सही। आयत एक ज्योमेट्री है, एक डिजाइनिंग है। लेकिन हम बोले कि सतह का क्षेत्रफल है आयताकारी भी है कि नहीं, लेकिन एक सरफेस है, बोर्ड है, इसका हम लोग काम ले रहे हैं। इस बोर्ड के बारे में जब चर्चा होगा तो बोर्ड भी तो आयताकार है, लेकिन बोर्ड का सरफेस कहने का मतलब हुआ कि बोर्ड के सरफेस का अपना एक डायरेक्शन है कि नहीं। हम किसी के सरफेस के बारे में, पर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयत के बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब कौन आयत कहाँ है, कैसे, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जिस सरफेस के बारे में बात करेंगे वो कैसे रखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आए कि नहीं। इसको सिंपल बोलता है कि एरिया मत बराबर तो लंबाई गुने चौड़ाई। किसका एरिया, तो भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने। अब आयत इधर से रखा हुआ है, किधर से रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, कि वर्टिकल रखा हुआ है, इसके बारे में कोई पूछता है। लेकिन इस कहानी में ये भी जानकारी हमको लेना बहुत जरूरी है कि जो सरफेस है तो सरफेस रखा कैसे गया है। बस में कि ये बोर्ड किस प्रकार से रखा गया, इस तरह से रखा गया है जिसके एरिया का डायरेक्शन इधर हुआ। बस में कि नहीं, इसलिए लिखते हैं बार बार सरफेस एरिया। सिर्फ एरिया नहीं, एरिया तो ज्यामिति है। कोई लाइन खींचो ऊपर निकल जाएगा क्षेत्रफल, है कि नहीं। कहीं पर लाइन खींच दो, इस तरह से घेर दो, निकालो, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा भाई, लंबाई गुने चौड़ाई चाहे जिसका जो फॉर्मूला होता हो। लेकिन जहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, अगर आप उसके सरफेस के बारे में बात करेंगे तो उस सरफेस का एरिया का अपना क्या होगा, डायरेक्शन। सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं कि सरफेस एरिया होता कितना तरीका का, दो तरीका का, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, सब क्या है, सब ओपन है। त्रिभुज, सब क्या है, सब ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब है कि आपका क्यूबाइड, घन, क्यूब, घन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब क्या है, सब क्लोज सरफेस। आप ये बात समझ सकते होंगे कि ओपन सरफेस जहाँ पर रेडियन बनता होगा, रेडियन, वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन ओपन है कि नहीं। त्रिभुज के केंद्र पर 2 पाई रेडियन, स्क्वायर के केंद्र पर 2 पाई रेडियन, सही कि नहीं। 5 भुजा वाला रहे, 6 भुजा वाला रहे, कैसे तुम बना लो, सब क्या कहलाएगा, उसमें बनता है प्लेन नहीं रेडियन। लेकिन क्लोज सरफेस में क्या बनेगा, सब स्टेरियन। क्लोज सरफेस का जहाँ भी बात हो वहाँ सवाल क्या बनेगा, सब स्टेरियन। 4 पाई स्टेरियन। तो एक हुआ ओपन सरफेस, एक हो गया हम लोग का क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस के बारे में लिखा गया है कि ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी ओपन सरफेस का सरफेस एरिया का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर। जिस प्लेन सरफेस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। अब बात है किसी भी सरफेस के 2 परपेंडिकुलर होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर वाला में, एक क्रॉस बी का 2 मतलब होता है। एक क्रॉस बी का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर है जिस तरह पर ए और बी लाई कर रहा है। पढ़ते कि एक क्रॉस बी का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जिस तरह पर ए और बी लाई कर रहा है। हम जब खींचते थे बोर्ड पर ए और बी
कि मान लिया कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, या कोई पहले से खींचा कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। अगर ए क्रॉस बी आप इसमें निकालना चाहें, इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। और एक क्रॉस बी अगर कोई यहाँ निकालना चाहे, इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा? अपवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सरफेस एरिया का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस बोर्ड पर दो परपेंडिकुलर हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। वही बात यहाँ है, किसी भी ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम लोग यहाँ दिखाते थे कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा जिस पर ए और बी है। चूंकि ए और बी बोर्ड पर है, इसका मतलब है क्रॉस बी का डायरेक्शन या तो बोर्ड के ऊपर होगा या तो बोर्ड के अंदर होगा। ऊपर होगा या नीचे होगा, उसका निकालने का अपना जो भी रूल था, है कि नहीं? लेकिन ये बात पता चला कि हर एक सरफेस के दो परपेंडिकुलर होते हैं, बाहर की ओर और एक। उसी तरीका से ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हर एक सरफेस के दो परपेंडिकुलर हैं, एक बाहर और एक अंदर। लेकिन चूंकि सरफेस ओपन है, इसमें बाहर अंदर वाली कोई बात, दोनों बाहर ही तरह दिखेगा। कोई क्लोज सरफेस रहेगा तो बात बनेगा कि एक बाहर और एक अंदर। जैसे कमरा के बारे में बात कर सकते हैं कि अंदर और बाहर, लेकिन एक स्क्वायर के बारे में क्या बात करना कि बाहर और अंदर। तो सिंपल समझिए कि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो दोनों तरफ हो सकते हैं, अप या डाउन। जैसे मान लिया हम एक बात करें स्क्वायर के बारे में, क्या है? स्क्वायर है, इसका डायरेक्शन कहाँ हो सकता है? ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है? अगर हमारी जिस भाषा में बोले तो क्या है? प्लस जे और ऊपर बोले जे और नीचे प्लस जे और, लेकिन यही वाला स्क्वायर अगर ऐसे दिखाया जाए तो प्लस के और माइनस के, प्लस के और माइनस के। किसी भी ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। हाँ, इसका जो एरिया आएगा, मान लो कि भुजा कितना है? ए। भुजा कितना है? ए। तो एरिया बराबर लिखा जाएगा ए स्क्वायर जे कैप या ए स्क्वायर माइनस जे कैप। इसका एरिया बराबर लिखा जाएगा ए स्क्वायर जे कैप या ए स्क्वायर माइनस। सही है? ये बताइए, किसी भी सरफेस की ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसमें लिखा हुआ है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निकलना पहला ओपन सरफेस और दूसरा। हाँ, हम दो तरह के एरिया के बारे में बात करेंगे, एक ओपन सरफेस का और एक क्लोज सरफेस का। पहले लिखाया गया ओपन सरफेस कि ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? एनी वन डायरेक्शन, एनी कोई को लेना है, ऊपर या नीचे, बाहर या अंदर। बोर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं, बाहर या अंदर, कोई को लेना है डायरेक्शन। दूसरा लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू ओपन सरफेस, परपेंडिकुलर टू ओपन सरफेस के परपेंडिकुलर आप बांट लीजिए या डाउन बांट लीजिए। इसके परपेंडिकुलर बाहर लीजिए या अंदर लीजिए। इसमें होगा जे कैप या माइनस जे कैप, इसमें होगा के कैप या। लेकिन नीचे और लिखा हुआ है इट इज वैलिड ओनली फॉर होल प्रॉब्लम नॉट फॉर होल लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अगर मान के चलते हैं कि इसका एरिया का डायरेक्शन हम लोग कहाँ मानेंगे? के कैप। तो जब तक वो क्वेश्चन का पूरा आंसर मैंने जब तक वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें तब तक क्या मानना है? के कैप। हो सकता है कि अगला सवाल ही फिर से आए और आप मान लें माइनस, कोई दिक्कत नहीं। जब मन करे के कैप मानिए, जब मन करे माइनस के कैप। ऐसा कोई मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि के कैप मानना है या माइनस के कैप। जब इच्छा जो करे जो मानिए, लेकिन एक ही सवाल में दो बार नहीं मान लीजिए। एक ही सवाल में आधा सॉल्व किया के कैप मान के, मन किया आधा सॉल्व कर लिए माइनस के कैप मान के, ऐसा नहीं करना। जब भी किसी ओपन सरफेस का सवाल रहेगा तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। आपका जो मन करे उधर परपेंडिकुलर लीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया ए स्क्वायर के कैप आप ए स्क्वायर, मन करे तो ये वाला सॉल्व कीजिए, मन करे तो ये वाला। लेकिन एक ही सवाल में अगर ये मान लिए तो हर सवाल तक आप यही चलेगा। अगला सवाल में अगर आप ये मान लेंगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब आंसर सेम आएगा। और यदि क्या काम आएगा? जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट पढ़ेंगे वहाँ बेहतर पता चलेगा, वहाँ पर और बेहतर पता चलेगा इस डायरेक्शन के बारे में। किधरों मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉइल का चर्चा होगा कि कॉइल का एरिया किधर है, इधर ही उधर मानिए, कोई दिक्कत नहीं है कॉइल का एरिया मानने। हो गया ओपन सरफेस के बारे में कहानी। उसी तरह से कोई लिखा हुआ है ब्रिज के बारे में, वही बात हो गया। मान लिया ब्रिज इसका रेडियस कितना है? तो इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर क्या के कैप या पाई आर स्क्वायर। हाँ, मतलब मान लें कि बोर्ड के बाहर जाएगा तो प्लस के कैप, बोर्ड के अंदर जाएंगे।
अगला है हम लोग को किसके बारे में लिखा हुआ, क्लोज सरफेस। किसके बारे में, क्लोज सरफेस के बारे में। ये हो गया हम लोग का ओपन सरफेस। अब बात करेंगे क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस का भी एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन हमेशा बाहर की। हमेशा कहाँ करना है, इसमें अंदर की ओर कभी कंसीडर नहीं करना है, लेना परपेंडिकुलर ही। इसलिए हम लोग मोटा मोटी यही याद रखते हैं कि हमेशा लेना है एरिया कहाँ की ओर, ओपन रहे चाहे, हाँ दोनों से करेगा ये बात। हम लोग मोटा मोटी यही बात याद कर लेते हैं, किसी भी सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा कहाँ लेना है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर और हमेशा बाहर। तो लिखा गया कि क्लोज सरफेस का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड तो लेना है बाहर की ओर, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे हमारे सबसे आसान तरीका घन के बारे में बताया, इसके बारे में घन के बारे में बताया गया है, क्यूब के बारे में जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, a। अगर आप मान लें कि वाला x एक्सिस और ये वाला ये बुझा रहा है ना, फिर मतलब कहाँ की ओर, हो गया x और ये हो गया। तब अगर हम नंबरिंग दे दें, इसी के हिसाब से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और बोलेंगे हम कि 1 2 3 4, ध्यान सुनो, 1 2 3 4 का डायरेक्शन बोलना है, आई जे के में बोलना है। 1 2 3 4 का के है, 1 2 3 4 का 7 8 5 6 माइनस के 7 8 5 6 का 2 3 6 7 आई क्या है, आई और 1 8 5 4 का 1 2 7 8 जे क्या है, 1 2 7 8 का 3 6 5 4 का, ये हो गया कहानी। समझ गए? किसके बारे में बात की हम लोग, स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में। अब आइए स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर के बारे में सुनिए, मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का नॉर्मल वही कहलाता है जो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। स्फीयर का नॉर्मल वही कहलाता है जो स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। इसमें अनंत डायरेक्शन है इसके, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से अनंत लाइन पास करेगा। ये बात हम पहले बताए थे जब पढ़ाए थे आपको हम लोग, किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। लेटर का डायरेक्शन कितने तरीका का होता है बताए थे कि अनंत तरीका का होगा। किसी एक बल्ब से कितने प्रकार से किरणें निकलती हैं, अनंत, और सभी बॉल के केंद्र से होकर आ रही है, तो अनंत प्रकार से किरणें निकल रही। अनंत मतलब डायरेक्शन हो सकते हैं। तो इसके समझने के लिए मान लो तो सर्किल नहीं, क्या है, स्फीयर, लेकिन दिखाया जा रहा है किसके लिए था, समझिए एक स्फीयर। अब एक स्फीयर में अगर हम मान लिया जाए कि एक मैंने पतला पतला सुई डालना शुरू करें इस प्रकार से कि ताकि सब सुई का सेंटर कहाँ मिले, कहाँ मिले, सेंटर पर। तो हर एक सुई अपने आप में एक डायरेक्शन, हर एक सुई अपने आप में बाहर की ओर, और उस सुई उसी का डायरेक्शन बता रहा है, वो सुई जहाँ पर वो गड़ा हुआ है। इसका मतलब स्फीयर के एक को पॉइंट हल्का सा चेंज हो गया, डायरेक्शन, ठीक है नहीं। स्फीयर के बगल में भी अगर कोई पॉइंट हो गया कि आप यहाँ का डायरेक्शन बताना चाहते हैं फिर यहाँ का बताना चाहते हैं तो डायरेक्शन चेंज। एक स्फीयर ले लीजिए फुटबॉल, उसमें मान लिया जाए कि 50 100 को 5 सुई डाल लीजिए ना, सबका सेंटर कहाँ मिले, केंद्र पर। तो हर एक सुई का जो आपका पोर्शन बाहर दिख रहा है सब क्या अपने आप में डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कहाँ का है, उसी जगह का जहाँ से उसका नोक होकर के गुजरा होगा, है कि नहीं। उस मतलब फुटबॉल के सरफेस के जिस पॉइंट पर से नोक होकर के अंदर गया है उस धब्बा का डायरेक्शन है वो। मतलब ये हर एक पॉइंट का अपना अलग अलग डायरेक्शन होगा। जब भी हम बोलें कि किसी सरफेस एरिया, यहाँ पर एक एरिया समझना, एकदम छोटा सा बिंदु जैसा बड़ा सा बिंदु ले लेंगे स्फीयर पर तो उसमें भी अनंत डायरेक्शन होगा, सही कि नहीं। एक स्फीयर पर भी अगर बड़ा सा गोला काट दिया जाए उसका डायरेक्शन सेम, एक पॉइंट मात्र अगर कोई स्पॉट डाला हुआ है स्फीयर पर उसका सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन होगा। तो जब भी कभी एरिया के बारे में बात करें बहुत छोटा समझना, जैसे अब आपको पता चलेगा जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में अस्टे रेडियन, उतना अच्छा नहीं समझ में आया होगा। वहाँ पर दिखाए थे कि एरिया ऐसे है, इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे है। अगर हम दिखा दिए कि इसका एरिया का डायरेक्शन ऐसे है, इसका मतलब पॉइंट मात्र है, एकदम क्या, एकदम पॉइंट मात्र है, तब बोला जा रहा है अगर ये बड़ा एरिया रहेगा और किसी स्फीयर का हिस्सा है अनंत डायरेक्शन होंगे।
समझ कि नहीं? तो हम लोग दिखा देते कि यहाँ पर DA का मान क्या है, बहुत है, छोटा है। ऐसा दूरी कितना है, वास्तव में ये भी एक कर्व जैसा, कैसा है, कर्व की तरीके, इतना छोटा सा कटिंग कोई पता नहीं चलता। तो उसका एरिया में कितना मान देते हैं, DA, और एक सिंगल डायरेक्शन दिखा देते हैं ऐसे DA। अगर कोई छोटा सा ऐसे कर्व की तरह मान ले ऐसे, कि ऐसा सतह है किसी का इसमें अनंत डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे अलग होगा, ऐसे अलग होगा कि नहीं, ये कर्व की तरह, समझ कि नहीं? तो हम लोग बहुत छोटा एरिया मानते थे, ये कितना दिखाते थे, D। इसे हम सिंगल डायरेक्शन दिखाते थे, D, वही DA बटा R स्क्वायर बराबर वही I स्टे मीडियन आता था। ये हो गया हमारा बात इसके बारे में, स्फीयर के बारे में। अगला है सिलेंडर के बारे में। इसके बारे में, तो सिलेंडर के दो तरह के सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस। दोनों पढ़ता हो कि बेलन के बक पीठ का क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण पीठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के बक पीठ का क्षेत्रफल मतलब बेलन का यह, सिलेंडर का ये वाला एरिया, सिलेंडर का ये वाला एरिया, जिसका नॉर्मल ऐसे होगा, सब क्या है सब नॉर्मल, यहाँ का डायरेक्शन इधर, यहाँ का डायरेक्शन इधर, यहाँ का डायरेक्शन इधर। सेंटर से लाइन कहाँ निकाल लीजिए, बाहर। ये हो गया इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन, और हर एरिया क्या होगा, सही कह रहे, इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट नीचे होगा, हमेशा बाहर की। फिर सिलेंडर के बारे में बताया गया, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन नीचे और इसका डायरेक्शन बाहर, ठीक है ना? ये बात है किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। ऐसे थोड़ा सा प्रूफ किया गया है कि एरिया सच में क्या है, वेक्टर है। ये बात आप लोग नहीं पढ़ा थे, लेकिन इस बार आप जाके देखिए वीडियो में वेक्टर बनाए तो पता चलेगा सब कुछ इसमें कराए थे लॉकडाउन का। थोड़ा सा बात यहाँ भी समझाया गया है कि एरिया वेक्टर कैसे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले दिखाया गया एक स्क्वायर के बारे में ना, कि स्क्वायर की भुजा कितनी है, A, नाम है इसका ABCD। तो बताओ इसका एरिया का मान कितना होगा। तो बताइए, देखो भाई कि एरिया बराबर लिखा जाएगा AB गुना AD, AB गुना AD, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो AB बराबर AI कैप, AD बराबर AJ कैप, A स्क्वायर, I क्रॉस J बराबर K। सही कि नहीं? सही बात समझाया गया। इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि सरफेस एरिया का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। मन करे तो ऐसे भी लिख सकता है कि DA क्रॉस AB, है कि नहीं? फिर भी कहाँ जाएगा आपका ये, अब, है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से कभी अब आएगा और कभी क्या आएगा, इसमें कराएंगे। एक बार AB क्रॉस AD, एक बार AD क्रॉस AB, AD क्रॉस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि AD क्रॉस AB, AB क्रॉस AD खाली, AD क्रॉस या AB क्रॉस AD। तो हम क्या AB क्रॉस AD तो हो गया I क्रॉस J, और उल्टा करेंगे तो माइनस के माइनस। इस तरह से समझ में आया कि ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और होगा, मतलब बाहर या दोनों तरफ। अब एक सवाल है, सवाल को बनाने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको एरिया का डायरेक्शन लिखना चाहिए। सवाल देखिए, एरिया का डायरेक्शन और प्लेन का डायरेक्शन दोनों अलग अलग बातें, जरा ध्यान से समझिए। कभी कभी बोलेगा कि परपेंडिकुलर टू एरिया, कहीं बोलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, दोनों अलग अलग बात। परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एरिया माने इसके परपेंडिकुलर। यह डायरेक्शन ऑफ आई है प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एरिया माने इसके परपेंडिकुलर। एरिया और प्लेन खुद ही आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का अलग अलग मतलब। प्लेन बोले तो ये वाला प्लेन, एरिया बोले तो ये डायरेक्शन, सही कि नहीं? पैरेलल टू प्लेन मतलब पैरेलल टू प्लेन मतलब ये वाला लाइन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ये वाला लाइन, लेकिन पैरेलल टू एरिया ये वाला लाइन, परपेंडिकुलर टू एरिया ये वाला लाइन, है कि नहीं? प्लेन का अलग मतलब, एरिया का अलग मतलब।
एक डायग्राम बना दिया गया है, इसमें लिखना है इसका एरिया विथ डायरेक्शन एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड एक्सिस है। जैसे कि मान लिया जाए ये हो गया बोर्ड, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इसके बीच में एक पन्ना ऐसे बीच में है नहीं, है कि नहीं? नहीं पुटला तो बच्चों को पुटला है, पुटला कॉपी क्या ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है नहीं, तो ई जो होगा बीच में ऐसे जाएगा जो है कि नहीं? इसका हमको निकालना एरिया का डाई, इसका नहीं और नहीं इसका तो हो जाएगा L गुने B, या तो आई कैप या तो माइनस आई कैप, आई कैप या इसका क्या हो जाएगा K कैप या कह रहा है कि अगर ऐसे रहेगा तो होगा कितना L गुना B K कैप या L गुना B आई कैप या ऐसे रहेगा तो बताओ किसका एरिया का डायरेक्शन अब क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। ऐसे में तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ऐसे में तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर। अब तो ऐसे में इसका डायरेक्शन बताइए, सही कि नहीं? तो समझ लो कि हमको वही बोला जा रहा है कि ई दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो बोले ना ई दोनों वेक्टर के करो दोनों क्रॉस, दोनों को किसी भी दो वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस किया जाएगा। तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें कौन कितना लंबा है बताया गया कि लंबाई कितना ही 5 सेंटीमीटर। ओ इसका मतलब वर्ग है नहीं, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, जिसमें ये कोण कितना डिग्री दिया गया है 37। और हमें इसका एरिया निकालना है विथ डायरेक्शन, विथ एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात है इसका डायरेक्शन, तो इसका मतलब ई वर्ग किससे बना है? ई दोनों वेक्टर से मिलने से ना। अरे ई दोनों वेक्टर सेम है कि नहीं? दोनों पैरेलल तो है, ये दोनों भी क्या है और लेंथ भी। तो इसका मतलब ई वेक्टर को इससे क्रॉस कर दो, चाहे ई वेक्टर को इससे क्रॉस करो चाहे इससे क्रॉस करो, कोई दो आपस में क्रॉस कर दो, जो नया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर मतलब कोई बताएगा। तो वेक्टर लिखने का तरीका सीखेंगे हम लोग। अगर इसको हम लोग समझें तो कैसे समझें? ई लंबाई कितना है? वास्तव में कहानी ऐसा है कि ई वाला लाइन ऐसे है और ई वाला लाइन ऐसे है ना जी, और बीच में कितना है इधर 5, बीच में कितना है इधर ही आई कोण कितना है 5 cos 37 आई 5 sin 37 के सही कि नहीं? 5 ऐसे जगह बीच में 5 आई कितना डिग्री है 37 डिग्री, इधर होगा हमारा परपेंडिकुलर, ऐसे चलेगा सब कुछ। 5 cos 37 आई अब 5 sin 37 के सही ना? ये वेक्टर का नाम हो गया 5 cos 37 आई कैप 5 sin 37 के, सही है? आई वेक्टर तो ये 5 जी कितना है 5, या तो इसको इसमें क्रॉस करो या तो इसको, अगर इधर से इधर क्रॉस करेगा तो हम इससे इसमें क्रॉस करेगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, इसमें से क्रॉस करेगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, सही कि नहीं? उसमें क्या क्या होने को तो बात क्या बात है, कोई भी कर लो। अब इसमें क्या करना है इसमें, तो 5 cos 37 गुना किससे होगा 5 से ना, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा साथ साथ, इसी पर दिखाया था मैग्नीट्यूड, अभी आएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ। तो 5 cos 37 का मतलब नहीं ना sin 37 बटा हो गया कितना 4 आई 3 के है ना, 5 जे क्रॉस 4 आई 3 के 5 चौका जे क्रॉस के आई माइनस के, सही ना? जे क्रॉस आई
माइनस अब 5 दिया जे क्रॉस के आई, सही ना। तो 20 माइनस 15 आई क्या है, हाथ जोड़ 20 माइनस के का 15 का स्क्वायर 200, 20 का स्क्वायर 600 करो, है कि नहीं? यह क्या मैग्नीट्यूड, और इसमें तो दोनों शामिल है, मैग्नीट्यूड और विड्थ ऐसे लिखा जाएगा, एरिया वेक्टर बराबर, ठीक है। 15 आई का है और 20 या तो 15 माइनस आई का है 20 प्लस अपोजिट वेक्टर, इधर का दो डायरेक्शन होगा ना, ई आई तो इसके फिर अपोजिट, अपोजिट मतलब माइनस, अपोजिट मतलब यहाँ पर 15 माइनस आई भी लिख सकते हैं और 20 प्लस, किसे निकालेंगे एरिया का डाई। ये कहानी था आपका एरिया के बारे में, निकाला हुआ नहीं, अगर चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, सब बात कर लीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखना अपने लायक लगे तो लिख लो, नहीं तो ठीक लिखिएगा तो लिख लो। इतना लिखो खाली 5J इसको लिख लो, बाकी इससे से क्रॉस करना चाहिए, इसका इससे क्रॉस करो, बात एक ही है। सुनिए कहानी अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान सुनिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग ये बात पहले ही मान चुके हैं कि कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग महसूस नहीं करते। कोई चार्ज पार्टिकल इस बात को महसूस कर पाएगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमने एक लाइन का सहारा लिया, जिसे बोला गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स को निकलता हुआ दिखाते हैं, वास्तव में वह एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सूत्र घोल्टा रहे साला झुक रहा, सुनिए। तो एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों पर क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स। बाकी उसका नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस रहेगा तो बाहर निकलेगा, माइनस रहेगा तो अंदर आएगा। और ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, कुछ निकल उकल नहीं रहा। चीज़ों को समझने के लिए हमने बात तय किया है कि लाइन निकल रहा है ताकि पढ़ने में देखने में आसानी हो। लेकिन इस बात को फील करने के लिए हम लोग लाइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? लाइट का। कि लाइट है भाई, वहाँ से भी क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे लाइन्स निकल रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें दिखाई उखाई नहीं, इसको भी हम लोग महसूस ही कर सकते हैं। प्रकाश को हम लोग महसूस करें कि हाँ यहाँ पर लाइट है, लाइट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग लाइन से दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन हमेशा कहाँ दिखाते हैं? बाहर की ओर। इसमें अंदर वाली वाला बात कि लाइन दिखाएं बाहर, कभी अंदर। जब भी दिखाते हैं कहीं सोर्स होता है, वहाँ से क्या दिखाते हैं? बाहर। उसे चार्ज भी एक सोर्स है, चार्ज भी एक सोर्स है। तो क्या बिखेर रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन को। जैसे लाइट एक सोर्स है, यहाँ से क्या निकल रहा है? लाइट सब सोर्स है, यहाँ से क्या निकल रहा है? सब लाइट निकल रहा है। अब बात है फ्लक्स क्या है। तो वास्तव में लाइट क्या, एक एनर्जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आप ये बात समझ गए, जो फ्लक्स बिखर रहा है एनर्जी ही बिखर रहे हैं। क्या बिखर रहा है वो? एनर्जी। जब तक एनर्जी रहेगा नहीं किसी में, वो फोर्स लगाने की क्षमता उसमें आ ही नहीं सकती।
कोई चार्ज किसी दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखता है, इसका मतलब उसके अंदर में एनर्जी है। उस एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, बिखेर रहा हूं। फिर बाद में जाकर जो हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक टू, ये मतलब इसी का फिर पार्ट आया हाँ, लेकिन कैपेसिटर हम लोग पढ़ाएंगे करंट के बाद, लेकिन काम आएगा इसी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू से। तो पढ़ते हैं करंट के बाद इसलिए नहीं, क्योंकि कैपेसिटर का दो पार्ट है। एक पढ़ा हुआ प्योर कैपेसिटर काम कैसे कैसे कर रहा है, एक हुआ कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तब कैसे हो रहा था, वो बिना करंट का समझ में नहीं। कि चार्ज होने के दौरान का पढ़ाई, कि चार्ज हो रहा है, बहुत कम समय चार्ज आते हैं, लेकिन उस कम समय के अंदर का जो पढ़ाई है कि अंदर में हो क्या रहा होगा, होते होते चार्ज होते होते उतना महसूस होगा जब क्या पढ़ेंगे, करंट। तो ई वाला पार्ट को पढ़ने के लिए करंट पढ़ा जाता है। बाकी ऐसे कंडेंसर को समझने के लिए कि चार्ज हो जाने के बाद क्या हो रहा है, ये पढ़ने के लिए करंट का जरूरत नहीं, वो तो इससे पता चल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टू वाला से। तो मेन वो दो पार्ट, कैपेसिटर के दो पार्ट होते हैं, एक चार्ज होने के दौरान, एक चार्ज हो जाने के बाद क्या करना है। तो चार्ज होने के दौरान पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले करंट, तो दोनों क्लियर होगा। तो देखो पहले फ्लक्स के बारे में पहले समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई खिड़की है, कोई खिड़की है, मान लो कोई खिड़की, उधर से क्या हो रहा है, हवा आ रहा है, तो हवा का पूरा हिस्सा कहाँ आएगा, अंदर आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए खिड़की इधर है, हवा ऐसे दें, है कि नहीं, तो कुछ भी हवा अंदर नहीं जाएगा, मसला है कि नहीं। अगर खिड़की ऐसे और हवा पूरा ऐसे जाए तो हम समझ लें कि पूरा का पूरा एकदम कहाँ आ रहा है, अंदर। लेकिन अगर खिड़की ऐसी और हवा ऐसे दे तो पूरा हवा आगे चलेगा, सही कि नहीं। अगर मान लें खिड़की ऐसे, आप लाइट ऐसे मारिए, पूरा लाइट जाएगा, ऐसे मारेंगे तो लाइट नहीं जाएगा। तो इस कहानी में जब ऐसे मार रहे थे तो हम लोग समझेंगे पूरा फ्लक्स जा रहा है, पूरा। अब ऐसे में फ्लक्स का मान 0 है, फ्लक्स का मान 0 है। लेकिन अब इस कहानी में अगर तिरछे लाइट मारें या तिरछे हवा दें तो कुछ तो अंदर जाए, जो अंदर जा रहा है वो अब फ्लक्स कहलाएगा, जो अंदर जा रहा है अब हवा को क्या कहलाएगा, फ्लक्स। या जो लाइट का जो हिस्सा अंदर जा रहा है क्या कहलाएगा, मसला है कि नहीं। तो अगर हवा को आप समझिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइट को समझिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वो वाला कंपोनेंट है ना जो उस सरफेस में अंदर वो उस सरफेस के लिए फ्लक्स कहा जाएगा। उस सरफेस का फ्लक्स क्या होता है, चार्ज का नहीं, फ्लक्स क्या होता है, सरफेस का। चार्ज का फ्लक्स नहीं होता, इस चार्ज का फ्लक्स बताओ, ऐसे नहीं है कि नहीं। फ्लक्स क्या हो रहा है, सरफेस का, सरफेस के फ्लक्स होते हैं, मसला है कि नहीं। हम बोलेंगे कि फ्लक्स निकालिए इस सरफेस के कारण, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स ऐसा चल रहा है, मसला है कि नहीं। मतलब कि हवा अगर ऐसा चल रहा है, बताओ खिड़की से कितना हवा जाएगा। तो खिड़की के बारे में बात किया जा रहा है, हवा के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। पहले बात ध्यान रहे, फ्लक्स इसका होता है एरिया का फ्लक्स होता है, चार्ज का फ्लक्स नहीं होता। लेकिन वो फ्लक्स एरिया का तभी हो रहा है जब कोई उसके आसपास क्या रहा होगा, चार्ज पार्टिकल रहा होगा, वो अपना इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स बिखेर रहा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स का कितना हिस्सा उस एरिया पर जाकर गिर रहा है, सही कि नहीं। ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स। और इसमें समझाएं हम लोग बारिश के बारे के तरीका से भी, कि मान लिया जाए कि जो बारिश पड़ रहा है उसको समझिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बारिश को ही समझ लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ, बादल एक चार्ज पार्टिकल है, वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है। और हमारा मान लिया जाए एक प्लेट है, पूरा एक गोलाकार बड़ा सा दस्तरी प्लेट है, जिसको बारिश में रख दिया गया। तो उस दस्तरे में जितना पानी जमा होगा, पानी गिरते रहेगा, और हम लोग उसको एक नीचे से पाइप लगा कर बाल्टी में लगा दें, एक पाइप उसको अलग प्लेट में एक छेद कर देंगे, नीचे से पाइप फीड करेंगे और पाइप कहाँ डाल देंगे, बाल्टी में। तो बाल्टी में जितना पानी जमा होगा क्या कहलाएगा, फ्लक्स। बाल्टी में जितना पानी जमा होगा क्या कहलाएगा, फ्लक्स। अभी बाल्टी में पानी का जमा होना दो चीज पर डिपेंड करता है, एक बारिश के स्ट्रेंथ पर, एक एरिया के साइज, सरफेस के साइज। जितना ज़्यादा भयानक बारिश होगा उतना ज़्यादा पानी जमा होगा, दूसरा कि प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा पानी जमा होगा, सही कि नहीं। इसका मतलब किसी सरफेस का फ्लक्स, किसी चार्ज का फ्लक्स नहीं, किसी सरफेस का फ्लक्स डिपेंड करता है उसके एरिया पर और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के स्ट्रेंथ पर।
कि उस एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पड़ रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोजर है कि दूर दूर है। अब बारिश दूर दूर हो रहा है, बारिश कमजोर है भाई। बारिश पूरा एकदम सघन एकदम पूरा डेंसर मीडियम में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ मजबूत है। ये बात पहले भी पढ़े थे कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नज़दीक नज़दीक हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर हो तो स्ट्रेंथ कम कहा जाएगा। ठीक है नहीं, डायग्राम हम लोग बनाए थे, बिला कहानी सही कि नहीं। क्या पर सिटी का मान कमजोर है, यहाँ सिटी का मान ज़्यादा है, यहाँ पर दोनों की जगह सेम, सही कि नहीं। ऐसे तो ज़्यादा लाइन्स दूर दूर हैं तो लाइन एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, लाइन्स अगर नज़दीक नज़दीक है इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। और समझो कि बारिश थोड़ा एकदम हो रहा है पूरा गाढ़ा, तो मजबूत फील्ड समझो, कम हो रहा है तो कमजोर फील्ड समझो। तो एक बारिश के एक्शन पर हुआ कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के स्ट्रेंथ को कौन व्यक्त करता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड सिटी का मान अगर ज़्यादा है तो समझ जाते हैं कि वहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा होगा, नज़दीक नज़दीक ढेर सारे लाइन है कि नहीं। लाइन ज़्यादा होना कम होना सब यही तय करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तय करता है। तो एक ई पर और एक एरिया पर। दूसरा बात हम समझाते हैं वहाँ पर कि वही वाला एरिया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा है, ऐसा नहीं कि बड़का प्लेट ले लिए आधा रूम के भीतर आधा रूम के, ऐसे नहीं। ये बात काम आएगा आपको मैग्नेट में, नहीं मजा लो। ये कहाँ आएगा, मैग्नेट में। हम लोग कॉइल मान लो खूब बड़ा कॉइल ले लिए, ऐसा थोड़े कि ज़्यादा करंट पैदा कर देगा जनरेटर, नहीं। कॉइल का वह एरिया लेना होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में वही प्रभावशाली है, बस वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई काम करे। वही बात यहाँ समझ, जैसे सेम पढ़ा हो रहा है सेम वहाँ भी समझ में आएगा एकदम। मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक प्लस समझ में आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से समझ में आएगा कैसे जनरेटर से वोल्टेज पैदा होता है ना, डायनामो वाला कहानी वहीं से समझ में आएगा। तो ये जो प्लेट हमारा एरिया है, तो ऐसा नहीं कि पूरा एरिया होना चाहिए मतलब कि बारिश, ऐसा नहीं कुछ अंदर और कुछ, तो फिर उतना ही एरिया कंसीडर करेंगे जितना पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिर रहा है। इस पर नहीं गिर रहा से कंसीडर। दूसरा बात, तो इसका मतलब एरिया ऐसा नहीं बोला कि प्लेट का एरिया, प्लेट का वह एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेट का वह एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाँ इसे हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड खूब लंबा चौड़ाई से सोलेनॉइड है, अब मैग्नेटिक फील्ड इतने में चल रहा है, तो इतना ही एरिया कोई वाला काम आएगा। इतना लंबा चौड़ा होने से कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक प्रभावशाली है वही एरिया कंसीडर किया जाएगा। तो वही बताया यहाँ पर कि प्लेट का वही एरिया लेना है जो बारिश में है, जो अंदर उसका नहीं। अब तीसरा बात कि अगर इस एरिया को ऐसे घुमाते भी रहेंगे तो बारिश में जमा वाला कोई असर नहीं। हाँ प्लेट ले लेंगे, प्लेट ऐसे रखो चाहे प्लेट ऐसे रखो चाहे प्लेट ऐसे घुमाते रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेट को ऐसे घुमाने में दिक्कत है, लेकिन नहीं प्लेट ऐसे रखा ला ऐसे घुमा लो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे घुमाने में, लेकिन ऐसे घुमाने में तो दिक्कत है। ऐसे करने में कम एरिया होगा, कम पानी जमा होगा। अब यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, और एरिया का भी डायरेक्शन कहाँ मान लो, नीचे। तो मन है, मन के ऊपर मानो, मन करे समझने मसाने को भी नीचे मान लेते हैं, समझे कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, और ये जो प्लेट का एरिया का डायरेक्शन नीचे, हाँ मान सकते हैं ऊपर भी और अभी मान लेते हैं नीचे। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डिग्री पर है 0 डिग्री। तो पानी जमा ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, मैंने 0 डिग्री पर पानी का जमाव, मैंने फ्लक्स का मान ज़्यादा है कि नहीं। अब बताओ 0 डिग्री पर कॉस का मान ज़्यादा हो कि साइन का मान ज़्यादा हो, कॉस का ना। 0 डिग्री पर कॉस का मान, इसी नाम फॉर्मूला डिपेंड करता है कॉस थीटा पर, कॉस थीटा पर, क्योंकि फ्लक्स का मान ज़्यादा तब आ रहा है जब थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। जैसे हम प्लेट को ऐसे से कर देंगे ऐसे तो कुछ पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि अब एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का क्या डिग्री पर है, और cos 90 0, तो 90 डिग्री पर आ रहा है 0 और 0 डिग्री पर आ रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब सब खेला किसका है, यही हम लोग फ्लक्स डिफाइन करते हैं EA cos थीटा, EA cos थीटा। ये डिफाइन किया इसे W बराबर FS cos थीटा। तो मेन अमल ये cos थीटा गुने सही के लिखा ले कर दे लिए FS, सही क्या था cos थीटा गुने सही के लिए। वही बात यहाँ मेन हुई cos थीटा गुने A।
ई cos थीटा गुने यहाँ पर देखो हम लोग जब वर्क पढ़ते थे लिखाते थे कि वर्क का फॉर्मूला जी मेन का फोर्स इनटू डेस ठेठ में याद रखो कि वो वाला फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो वाला फोर्स जो वैसे याद रखो फ्लक्स बराबर इंटेंसिटी गुने एरिया फ्लक्स इंटेंसिटी गुने एरिया लेकिन वो वाला इंटेंसिटी जो एरिया के परपेंडिकुलर एरिया का नहीं प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है असमय के लिए जैसे यहाँ पढ़ते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा मेन फॉर्मूला वाले एफ कॉस थीटा गुने एफ कॉस हाँ कैसे एक बॉडी होता था यहाँ पर बल लगाए एफ का 2 हिस्सा हुआ एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा ठीक है तो वो वाला फोर्स लिया जाता था जिधर बॉडी चल रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला है जिसमें फोर्स उधर वाला लेना जो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट की वही समझो फ्लक्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी गुना एरिया लेकिन इंटेंसिटी वो लेना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस सरफेस का आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला इंटेंसिटी तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर एरिया ले लिया जिसका ई का मान कितना एरिया का मान ए लेकिन लाइन से जा रहा है इंटेंसिटी का मान ऐसे तो ई वाला प्लेन है कि नहीं तो ई इंटेंसिटी का 2 कंपोनेंट होगा एक ई cos थीटा और एक ई तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है ई cos थीटा हाँ या तो बोलो कि एरिया के पैरेलल एरिया के और प्लेन के प्लेन वाला बोलेंगे क्योंकि हम लोग की बात पता है कि प्लस किसका होता है किसी प्लेन सरफेस मैं सरफेस का प्लेन जा रहे हो तो बात क्या बात है तो किसका होगा सरफेस का तो किसी सरफेस का फ्लक्स बराबर उस सरफेस का एरिया गुने उस सरफेस पर लंबवत गिरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की क्षमता उस सतह पर लंबवत गिरने वाला परपेंडिकुलर पड़ने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ सही है वही लिखाया गया फ्लक्स को डिफाइन किया गया निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए गिवन सरफेस फ्लक्स क्या होता है सरफेस आप जिस सरफेस के बारे में बात करना चाहते हैं गिवन सरफेस को सरफेस दिया होता है इसका फ्लक्स बताओ इसका फ्लक्स बताओ कोई सरफेस आपको दिया रहेगा कोई लिखा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ a strength of electric field passing normally through given surface उस सरफेस से होकर लंबवत पास होने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की क्षमता एंड एरिया ऑफ दैट सरफेस एंड एरिया ऑफ मतलब वही ई cos थीटा गुने ए ई cos थीटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह वाला वैल्यू जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहा है फिर किसी दिए गए सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस पर परपेंडिकुलर गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की क्षमता और उस सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को कहा जाता है बाकी वही डिफाइन किया गया है कि अगर कोई एरिया अगर ऐसा है इसका डायरेक्शन ए इधर है और लाइन भी किधर जा रहे हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया हाँ एरिया के पैरेलल हुआ और सरफेस के तो फ्लक्स बराबर होगा लेकिन ऐसा रहेगा तो ई है उसी को डिफाइन किया ई डॉट ए फ्लक्स हो गया स्केलर फ्लक्स क्या हो गया स्केलर और फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई डॉट ए अगर इंटेंसिटी एरिया बाई एरिया क्या होगा चेंज तो समझ जाना ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का जैसे कि वर्ग अगर बदलता हो ऐसे वर्ग बराबर क्यों एफ डॉट एस लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो तो वर्ग बराबर एफ डॉट साइन इंटीग्रेशन उसी तरह से अगर इंटेंसिटी का मान एरिया बाई एरिया चेंज हो रहा हो तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्लक्स बराबर ई डॉट ए का ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ये भी स्केलर और ये भी स्केलर ये सब क्लियर है न्यूटन बटा कूलॉम इंटेंसिटी का मात्रा न्यूटन बटा और एरिया का हो गया न्यूटन बटा कूलॉम गुने मीटर का स्क्वायर अब देखो नोट में एक बात लिखा गया है कि जनरली ऐसे कॉमन सेंस के लिए बात हम लोग याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्लक्स का कौन वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्लक्स का मैंने डाटा मैंने मान निकालने के लिए पढ़ाया गया जनरल जो समझ है उसके लिए याद रखिएगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया मोटा मोटी समझना है कि अगर बारिश गाढ़ा हो रहा है फ्लक्स ज़्यादा है बारिश कम है तो फ्लक्स मोटा मोटी लेवल पर ये सोच के चलना है कि जहाँ इंटेंसिटी मजबूत है प्लस वहाँ ज़्यादा दे रहा हो है कि नहीं काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया अगर किसी एरिया से 50 लाइन पास कर रहा है तो ज़्यादा देगा ज़्यादा लाइन में ज़्यादा स्ट्रेंथ
ज़्यादा लाइन पास करने का मतलब यहाँ से 3 लाइन पास कर रहा था इधर एरिया में, ज़्यादा लाइन पास कर रहा, ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इतना एरिया में यहाँ से क्या लाइन पास कर रहा था तो स्ट्रेंथ का मान मतलब इंटेंसिटी कम तो प्लस का मान कम। तो जनरली हम लोग प्लस को अगर बेसिकली ऐसी मोटा मोटी कभी समझेंगे तो नंबर ऑफ लाइन से समझ लें कि कहीं पर नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है समझ लेना प्लस का मान ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइन कम है तो प्लस का मान कम है। लेकिन इससे पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, वैल्यू निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ये कॉस थीटा ई डॉट ए वाला, ठीक है ना। एक बात क्वेश्चन है देखो लो, इसमें आसान आसान सवाल है। सवाल है सब है कि एक सरफेस है वृत्ताकार जिसकी रेडियस कितना है r, इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स इधर जा रहे हैं है कि नहीं, हमारी कौन सी डिग्री है 30 डिग्री। सवाल इतना ही रहता, बच्चा देखा तो लिख दिया कि ए cos 30, गलत में है। हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन। ये तो हम सवाल फिगर बना के दिए इसलिए आपको आसान नजर आया। किताब पढ़िएगा तो लैंग्वेज लिखा रहेगा ना, किताब लिखा रहा है लैंग्वेज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने प्लेन से कितना कोण बनाते हैं 30 डिग्री। बच्चा देखा दे रही लिख जाती रही है cos 30 है कि नहीं। थीटा इज द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया, ये एरिया तो प्लेन है ना, प्लेन और इंटेंसिटी का बीच कोण कितना है, तो प्लेन तो इसका मतलब इंटेंसिटी और एरिया का बीच कोण कितना होगा 53 है कि नहीं। होना लगेगा ये cos 53 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, सही ना। तो लिखाया गया है E गुने पाई आर स्क्वायर cos 53। अगला लिखा हुआ है कि एक सर्कल ऐसे एकदम जैसा दिख रहा सर्कल वैसा ही सर्कल है, इसका डायरेक्शन कहाँ है एरिया का के का है, एरिया बराबर के का है पाई आर स्क्वायर के का है। यहाँ से चल रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ प्लस बराबर 0, हवा जा रहा है खिड़की बनने, कोई हवा जाने वाला इस एरिया कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है, बस में कि नहीं। लाइन चल रहे हैं ऐसे और एरिया है इधर, इधर को जाएगा तो एरिया के बीच और इंटेंसिटी विकेट कौन बना, एरिया ऐसे इंटेंसिटी ऐसे, cos 90 का मान 0 वही लिखा, प्लस का मान कितना होगा 0। अब कर कराएंगे 4 नंबर क्वेश्चन है अभी थोड़ा बहुत, इतने पर पूरा कहानी घूमते रहेगा तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है।